हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारी जीके स्पेशल सीरीज को। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने समझा था भारत में कृषि, कुछ प्रमुख कृषि आंदोलनों को, साथ में कृषि का क्या महत्व है हमारे जीडीपी में, और साथ ही कुछ हमने उन पॉइंट्स को भी समझा था कि कैसे जब कृषि आंदोलन हुए थे तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो थी वो सरकार द्वारा लागू लागू की गई। आज की हम क्लास में समझेंगे कि हमारे देश में कैसे कृषि को बांटा जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, और कैसे फसलों को मौसम के हिसाब से हम बांटते हैं। और साथ ही हम समझेंगे कि वो कौन सी प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं जो हमारे देश में हुई है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। बात करते हैं भारत में कृषि। हमने कल की क्लास में ये समझा था कि 2004 में एक योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था नदी जोड़ो योजना। इस योजना का जो उद्देश्य था वो ऐसी नदियों को जोड़ना था जो कि बारिश के समय बाढ़ से प्रभावित होती है, और उन नदियों को ऐसी नदियों से और ऐसे क्षेत्र से जोड़ना था जहां पर पानी की समस्या हो या फिर सूखे की समस्या हो। तो ये जो योजना थी ये 2004 में शुरू की गई, और उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि नदी जोड़ो योजना 2004 में शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य था उन 12 मासी नदियों को उन नदियों से जोड़ना जहाँ पर पानी की समस्या रहती है, यहाँ पर जहाँ पर कम बारिश होती है। और आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे हमारे जो सिंचाई स्रोत हैं, हम उन्हें समझेंगे कि सिंचाई के जो स्रोत हैं, तो भाई वो कौन कौन से स्रोत हैं, वो कौन कौन से सोर्स है जिससे हम हमारे देश में सिंचाई करते हैं। तो आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि कुएं, नहर, तालाब। ठीक है, यही वो सोर्स है जिससे हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और कहीं कहीं पर अगर हम देखें तो कोई दूसरे साधन भी है कि भाई कोई छोटे छोटे कुंड वगैरह रहते हैं, पानी का कोई तालाब है या और कोई छोटी सी नदी है। तो कुएं, नहर, तालाब ये जो है ये वो सोर्स होते हैं जिससे कि हमारे देश में सिंचाई की जाती है। बात करें अगर कुएं की, तो लगभग 40% जो सिंचाई है, इरिगेशन जो है, वो हम इसी के माध्यम से कर रहे हैं। बात करें अगर नहर की, कैनल, ठीक है, तो इससे लगभग 37% हमारी कृषि भूमि जो है उसकी सिंचाई जो है वो की जाती है। बात करें तालाब मतलब पॉन्ड, कुएं मतलब वेल, ठीक, तो इससे लगभग 14.5% तालाब से सिंचाई की जाती है, और बाकी जो अदर सोर्स है वहाँ से 7% जो है वो सिंचाई की जाती है। तो ये हमारा एक आंकड़ा है कि हमारी जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 40% जो सिंचाई है वो कुएं से, 37% सिंचाई नहर से, तालाब से 14.5 14.5%, और अदर जो सोर्स है उनसे 7% सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा MSP। ये MSP क्या होता है, इसको हम मिनिमम सपोर्ट
प्राइस, ठीक है, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो ये बताइए मुझे कि एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य मतलब किसान अपनी फसल को, किसान की फसल का सरकार के द्वारा निर्धारित, सरकार के द्वारा निर्धारित कम से कम एक न्यूनतम, निर्धारित एक न्यूनतम मूल्य, ठीक है, ठीक है। तो एमएसपी जो रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सरकार जो है किसान की फसल पर एक मूल्य निर्धारित करती है कि आपकी फसल जो है वो इतने से कम में नहीं बिकेगी, मतलब कम से कम इस मूल्य पर इतना जो मूल्य है यह आपको आपकी फसल का मिल जाएगा। और एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। इन्होंने एमएसपी को लेकर क्या कहा था कि भारत में किसानों की लागत का दोगुना समर्थन मूल्य होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए कि जो भी हमने लागत लगाई है उसका डबल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, समर्थन मूल्य होना चाहिए। ये किसका कहना था? ये था हमारे एमएस स्वामीनाथन का। और समर्थन मूल्य आप जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा किसी फसल पर एक मूल्य निर्धारित किया जाता है कि आपकी फसल को इतने से कम में तो नहीं मिला जाएगा, कम से कम जो मूल्य उन्होंने निर्धारित किया है उतना आपको मिलेगा। ये होता है क्या? एमएसपी। और वर्तमान में सरकार जो है अभी पहले 1.25 पर इतना दे रही थी, मतलब 1.5 गुना, सवा गुना, 1.25 गुना, ठीक है। और अभी कहीं कहीं पर या कहीं कहीं पर 1.5 गुना भी समर्थन मूल्य मिल जाता है, ठीक है। जैसा एमएस स्वामीनाथन ने बोला है कि हमारे देश में किसानों का समर्थन मूल्य उनकी लागत का कितना होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। तो लगभग 1.5 गुना जो है वो किसानों को मिल जाता है, लेकिन अभी भी जो दोगुना है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे एफ सी आई। ये एफ सी आई जो है ये क्या होता है, इसका काम क्या रहता है, अब हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो बात करें एफ सी आई की। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1965 में। काम क्या है? तो इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है हमारे देश में खाद्यान्न की कमी को सुनिश्चित करना। खाद्यान्न की खाद्यान्न की कमी को सुनिश्चित करता है, ठीक है। मतलब एक हिसाब से ये देखता है कि हमारे देश में कहीं पर खाद्यान्न की कमी ना हो, ठीक है। इसलिए ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है 1965 में। और साथ में
2013 में एक फूड सिक्योरिटी एक्ट भी बना। फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको हम कहेंगे फूड सिक्योरिटी एक्ट को कहेंगे हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, और इसमें क्या है यहाँ पे समझते हैं। तो ये कब बना? 2013 में बना। तो इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या बताया गया कि इस एक्ट के तहत FCI मतलब ये हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, FCI 2 साल के खाद्यान्न को सुरक्षित रखकर सुरक्षित रखने के बाद सुरक्षित करने के बाद मतलब पहले वो 2 साल के खाद्यान्न को मतलब जो भी हमारी फसलें हैं जिन्हें हमारे देश में एज ए फूड यूज किया जाता है, उसे सुरक्षित करने के बाद ही बाकी फसल को या बाकी खाद्यान्न को क्या किया जा सकता है? कहीं और बाकी खाद्यान्न को कहीं और बेचा जा सकता है। बेचा या फिर भेजा। ठीक है, जितनी भी हमारी राशन की दुकान है जहाँ पर गरीबों को कम पैसे में 1 या 2 रुपए में या फिर लगभग मुफ्त में अनाज मिलता है, तो उसको भी कौन रेगुलेट करता है? उसके लिए भी हमारा FCI जो है यही रेगुलेट करता है। इसका काम है देश में खाद्यान्न जो है उसके भंडार को सुनिश्चित करना, देश में कभी भी खाद्यान्न की कमी ना हो इसको देखना। तो इसीलिए 2013 में एक अधिनियम लाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और इसमें उन्होंने बताया कि 2 साल का जो हमारा खाद्यान्न है मतलब हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि 2 साल तक किसी भी तरह के खाद्यान्न की कमी ना हो। अगर मान लो किसी वजह से, मानसून की वजह से या पानी की कमी की वजह से फसल को नुकसान हो जाता है, फसल का उत्पादन कम होता है, तो हमारा जो स्टॉक है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो हर बार 2 साल का जो स्टॉक है वो लगभग बराबर बनाकर चलते हैं। उसके बाद जो बचा रहता है उसको ही अगर कहीं और बेचना है या बेचना है तो उसे वो बेच सकते हैं। तो ये था हमारा FCI। आगे हम बढ़ते हैं हमारे खेती के प्रकार पर। भारत में खेती के प्रकार। ठीक है, अब समझें आप ये खेती जो है वो कितने प्रकार की होती है। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम जो पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं अनुबंध खेती। ठीक है, अनुबंध खेती को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब जैसा कि इसके नाम में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी खास शर्त पर, समझौते पर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना, कि मुझे आपसे मैं आपसे इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अपने देखा है ना अक्सर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध। हमने किसी किसान के खेत पर जाकर उससे अनुबंध कर लिया कि इतने उत्पादन तक हमने आपके खेत से एग्रीमेंट किया है और आपको इतना उत्पादन करके हमको देना है। तो यही होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आइए इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती की एक ऐसी विधि है
जिसमें कॉन्ट्रैक्टर किसान के किसके पास जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर जाता है किसान के खेत के पास, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और किसान के बीच में क्या होता है? अनुबंध होता है, ठीक है। इसी अनुबंध को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पढ़े आप इसको, क्या लगा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती की ऐसी विधि है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में एक अनुबंध होता है। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट किसान की जो जमीन है, जमीन पर फसल का पहले से पूर्व निर्धारित कीमत पर कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन पर फसल का पूर्व निर्धारित कीमत पर अनुबंध करता है। इसको ऐसे समझिए कि देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? किसान की जो जमीन है उस पर जाएगा और बोलेगा कि मुझे ये फसल उगा के देनी है, और इसकी पहले से ही जो कीमत है, मतलब पहले से उगाने से पहले से ही उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं आपको ये आप मुझे ये फसल उगा के दोगे, और उसके बदले में हमारी जो कीमत रहेगी वो पहले से डिसाइड हो जाएगी। तो कीमत का अनुबंध वगैरह सब पहले से हो जाता है। ये होती है हमारी अनुबंध खेती, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बड़ी बड़ी जो हमारी फैक्ट्रियाँ रहती हैं वो ऐसे ही किसानों के साथ एग्रीमेंट कर कर किसी भी फसल का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और बड़ी संख्या में उन्हें उत्पादन करना रहता है, तो वो कई सारे किसानों के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप इतनी क्वांटिटी में इतने क्विंटल आप आलू या प्याज या टमाटर मुझे ला के दो। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट रहता है वो पूर्व निर्धारित रहता है, जिसको हम कहते हैं अनुबंध खेती। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा टाइप, जो कि है कार्बनिक खेती का। इसी कार्बनिक खेती को आपने सुना होगा, एक नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती। ठीक है, तो यह है वो खेती होती है, इस खेती में इस खेती में हम क्या करते हैं? बिना किसी रासायनिक खाद के खेती की जाती है। मतलब इसमें हम किसी भी तरह की रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते, खेती की जाती है। ये कहलाती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती। और अगर खेती में हम खाद का इस्तेमाल करते भी हैं तो सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैविक खाद मतलब हमारे घरों से निकलने वाला जो कचरा और गोबर, उनसे बनी हुई जो खाद रहती है, जो कि फसल के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, और इसमें जो भी हमारी फसल की पैदावार होती है वो शुद्ध रहती है, बिना किसी केमिकल के बिना रहती है। तो इसलिए बिना किसी रासायनिक खाद के जो खेती की जाती है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और बात करें
कि एक ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता है, जैविक खेती, क्योंकि देखो जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे हम जैविक खेती भी कहते हैं। तो जैविक खेती, ऐसा लिखिए, पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य। बताइए आप लोग कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरीके से क्या करता है, सिर्फ जैविक खेती ही करता है। और सर्वप्रथम जैविक खेती, सर्वप्रथम जैविक खेती कहाँ की गई थी? सबसे पहली बार जैविक खेती कहाँ की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1995 में मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने जैविक खेती की शुरुआत करी। लेकिन आज पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला जो राज्य है वो है हमारा पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम। सिक्किम क्या है? एक ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक अभी भी सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो अभी भी सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना, सर्वाधिक क्षेत्र में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। क्योंकि एरिया वाइज अगर आप देखें सिक्किम और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में काफी बड़ा है सिक्किम से, सिक्किम एक छोटा राज्य है क्षेत्र में। तो इस हिसाब से वो पूरा राज्य ही किस पर है? जैविक खेती पर। लेकिन अगर हम हेक्टेयर में देखेंगे तो उसमें सबसे प्रथम और सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा। कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या की जाती है? जैविक खेती की जाती है। और सर्वप्रथम खेती करने में भी मध्य प्रदेश पहला रहेगा। चलिए, ये थी हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप पर, जिसको हम बोलते हैं झूम कृषि। झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि। ठीक है। और स्लैश एंड बर्न, ये इंग्लिश में इसका नाम है। तो इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि और स्लैश एंड बर्न, तो ये कहाँ पर की जाती है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य के जो जनजाति लोग हैं, ठीक है ना, जनजाति लोगों द्वारा, और पूर्वोत्तर राज्य से मतलब नहीं है, भारत के और भी राज्य हैं, है ना, पूर्वोत्तर राज्य के अलावा ये भारत के और भी राज्यों में प्रचलित है। ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य के, या फिर आपको सिर्फ इतना रखना, जनजाति लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है। दूसरी बात, जिसमें जंगल के एक भाग को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। साफ मतलब पेड़ पौधों को काट कर, पेड़ पौधों को काट कर। ठीक है। और वहां पर क्या की जाती है? और वहां कृषि की जाती है। और कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद जब उस जगह की, जब उस मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाता है,
उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे स्थान को साफ करके कृषि की जाती है। ठीक है, साफ करके कृषि की जाती है। समझ लेते हैं अब, देखो इसकी। तो झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर स्लैश एंड बर्न, तो पूर्वोत्तर राज्य में और भारत के और भी राज्यों में जनजाति लोगों के द्वारा की जाती है। ये क्या करेंगे, जैसे ये जंगल है, जंगल में पहले उन्होंने एक जमीन का हिस्सा जो है उसके पेड़ पौधों को साफ कर दिया, तो जो जमीन खाली बची उस पर उन्होंने क्या की, खेती करी। और लगातार खेती करने के कुछ समय के बाद जब इस जगह का, इस मिट्टी का उपजाऊपन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इस जगह को जो उन्होंने साफ की है, पेड़ पौधों को काट कर उसको खाली छोड़ देंगे, और पास में ही बने हुए दूसरे जमीन के हिस्से को क्या कर देंगे, साफ कर देंगे और यहाँ पर खेती करेंगे। और कुछ समय के लिए इसको ऐसा छोड़ देंगे कि ताकि फिर से इसमें पेड़ पौधे अपने आप उग आए और इसका जो उपजाऊपन है वो अपने आप फिर से पहले जैसा हो जाए। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि, क्योंकि इसमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी कृषि को बदलते रहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में एक और वर्ड बोलते हैं, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कई सारे इसके नाम हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, ये है हमारा सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा खेती। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती, जिसको हम इंग्लिश में टेरेस फार्मिंग कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। सीढ़ी नुमा खेती, टेरेस फार्मिंग जो है वो क्या होती है। तो आपने देखा होगा, सीढ़ीदार जो खेत रहते हैं, सीढ़ीदार खेत, ये पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रों में मतलब ऐसा है, फिर हल्का सा नीचे जाके फिर ऐसा रहेगा, फिर उससे नीचे आके ऐसा रहेगा, तो इस तरह से जो रहते हैं ना। ठीक, ये आप देख रहे हैं। तो ऐसे सीढ़ीदार जो खेत रहते हैं कि एक के बाद एक ऐसे ये नीचे की तरफ आता जाएगा, तो ये हमारे जो सीढ़ीदार खेत रहते हैं ये कहाँ पर रहते हैं, ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सीढ़ीदार खेतों में कृषि की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें जो कहना चाहिए एक समतल भूमि जो रहती है, एक प्लेन जो रहती है वो नहीं मिलती। इस वजह से ये जो सीढ़ीदार जो रहते हैं ना, टेरेस जिनको हम कहते हैं, इन पर ही खेती की जाती है। चलो आगे लिखते हैं, इन प्रदेशों में सीढ़ीदार खेतों पर ही क्या की जाती है, सीढ़ीदार खेतों पर कृषि की जाती है, जो कि मृदा अपरदन
इससे सोइल इरोजन जो है वो नहीं होता। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ीदार जो खेत है वहाँ पर क्या की जाती है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेतों पर ही क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और पानी को बहने से भी रोकते हैं, एवं पानी को बहने से रोकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। सीढ़ी नुमा खेती जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं, कहाँ पे होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, इसमें सीढ़ीदार खेतों पर कृषि की जाती है, और ये इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो सोइल इरोजन होता है, ठीक, सोइल इरोजन, ठीक, और साथ में जो पानी बह जाता है इसको बहने से कौन रोकते हैं, ये जो सीढ़ीदार जो खेत रहते हैं, स्ट्रिप्स पट्टियां भी जिनको कहते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके मिट्टी के बहाव को, मिट्टी के कटाक्ष को रोकते हैं, पानी को बहने से रोकते हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार सीढ़ीदार जो खेत रहते हैं इन पर खेती की जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, तो क्या है ये फसलों का वर्गीकरण? इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, और जायद फसल जो रहती है वो कौन कौन सी रहती है। तो बात करें पहले राबी फसलें की। ठीक है, राबी क्रॉप्स, तो बात करें रबी फसलों की, तो यह है शीत ऋतु में, शीत ऋतु की फसल है। ठीक है, बात करें इसकी बुवाई की, बुआई और कटाई, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसको बोया कब जाता है। इसको बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, और काटा कब जाता है, तो भाई मार्च या फिर अप्रैल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, भाई आप देखिए, मार्च और अप्रैल में हमारे यहाँ पर पड़ती है गर्मी, गर्मी मतलब सूरज, और जो रबी है ये किसका पर्यायवाची है, ये सूरज का ही क्या है, पर्यायवाची है। तो मतलब जिस समय फसल की कटाई हो रही हो उस समय हमारे सिर पर क्या हो, सूरज हो, मतलब रबी। रबी फसल कौन सी, मार्च अप्रैल में। और बात करें अगर फसलों की कि कौन कौन सी फसलें जो हैं ये रबी फसल में आती है, तो ये है हमारा गेहूं, जौ, सरसों, चना और मटर। ठीक है, ये सभी प्रमुख फसलें हमारी किस में आती हैं, ये आती हैं हमारी रबी फसल। तो समझ लें ये शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु की फसल का मतलब है कि जिस समय शीत ऋतु होती है उस समय ये बोई जाती है या फिर ये फसल उग रही होती है। लेकिन जब बात हो रही हो कटाई की, तो कटाई के समय क्या पड़े, कटाई के समय गर्मी पड़े, रबी। गेहूं, जो सरसों, चना, मटर, ये हैं इसके उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली जो प्रकार है खरीफ फसल की। ठीक है, खरीफ फसल क्या होगा, यह मानसून ऋतु की फसल है, यह मानसून ऋतु की फसल है। अब इसकी बुआई और कटाई की बात समझ लीजिए, बुआई और कटाई। तो ये जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है और नवंबर तक इसे क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है,
ठीक है। लाल मार्च, ये इसके एग्जाम्पल है। धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, साथ में मक्का और उड़द। ये सभी फसलें जो है ये किसका उदाहरण है? ये है हमारी खरीफ फसलें का। ये मानसून ऋतु की फसल है। जून जुलाई में से बोया जाता है, नवंबर में से काट लिया जाता है। धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का और उड़द, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब जो आखिरी नाम है जायद फसलें। जायद फसलें जो हैं ये क्या होती हैं? ठीक है, इन्हें देखिए आप। तो यह है रबी और खरीफ। तो रबी और खरीफ फसलों के बीच का जो समय रहता है, मतलब रबी मतलब हो गया हमारा सर्दियों के समय, और खरीफ का हमने क्या पढ़ा था? मानसून के समय। तो इनके जो बीच का समय रहता है, फसलों के बीच का जो समय रहता है, बीच के समय ये फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये बोई जाती है मार्च में और इनकी कटाई हो जाती है जून में। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए बोई जाती हैं, इसलिए इसमें जो फसलें रहती हैं वो भी तरबूज, ककड़ी और खरबूजा, मतलब जो हमारे मौसमी फल रहते हैं जिन्हें कम समय में, जो कि कम समय में तैयार हो जाती है, उनको बोया जाता है, तरबूज, ककड़ी और खरबूजा। ठीक है, चलो, तो ये थी हमारी फसलें जिन्हें हमने ऋतुओं के हिसाब से बांटा गया था। अब हम पढ़ते हैं हमारी कुछ कृषि क्रांतियों को। कृषि क्रांतियाँ, ठीक है। तो बात करते हैं हरित क्रांति की। जैसा कि जब भी क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि किसका नाम आएगा? हरित क्रांति जो है इसका नाम जरूर आएगा। तो शुरू करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। ठीक है, और साथ में जो हमारे पारंपरिक बीज होते हैं, पारंपरिक बीजों के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले तो ये दो उद्देश्य थे। इन दो उद्देश्यों के को रखकर हमने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अब बात करें इसके पॉइंट की कि हरित क्रांति जो है ये शुरू कब हुई थी? तो ये 1965 में यूएसए और जो मैक्सिको है, ठीक है, यहाँ पर शुरू हुई थी। लेकिन अगर भारत में बात करें, 1965 में तो ये यूएसए और मैक्सिको में शुरू हुई है। ठीक है, और इसके जो जनक है, हरित क्रांति के जनक
तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एम एस स्वामीनाथन नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि भारतीय हरित क्रांति के जनक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अक्सर हम प्रश्न को इतना ही पढ़ते हैं और गलत करके आते हैं। यहाँ से यहाँ पे पूछा है हरित क्रांति के जनक, ये है नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि इन्होंने पहले यूएसए और मेक्सिको में ये क्रांति की थी, लेकिन जब बात भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हो तब फिर होगा क्या? चलिए यहाँ समझ, जब ऐसा लिखा हो भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक, उस समय फिर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। बात करें भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो ये जैसे 1965 में हमारी यूएसए और मेक्सिको में हुई थी, तो लगभग उसके 2 साल बाद 1966-67 में इसकी शुरुआत भारत में की थी। उद्देश्य दोनों क्रांतियों का एक सेम था कि वहाँ भी कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की थी, यहाँ भी उसको कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया था। और हरित क्रांति से देश में चावल एवं गेहूं, चावल एवं गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस क्रांति का जो उद्देश्य था वो यही था कि हमें हमारे देश में जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो इस क्रांति से चावल और गेहूं के जो उत्पादन है उसमें बहुत तेजी से क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। चलिए बात करते हैं अगली क्रांति जो कि है हमारी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है, ये क्या है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय है ना इसकी शुरुआत राष्ट्रीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में एक कार्यक्रम चलाया गया, मैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, आप जानते हैं ना, फ्लड फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। तो इसी नाम से ये जो ऑपरेशन है ये चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड। कब चला गया? 1970 में। किसने चलाया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा फ्लड चलाया गया। इसी में अगला पॉइंट है, तो जो हमारा इस ऑपरेशन फ्लड में जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। दूध के उत्पादन में हम क्या हो, आत्मनिर्भर रहे। तो गुजरात में एक प्लांट बना था जिसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, इसी को आज हम क्या बोलते हैं, अमूल। जो अमूल है ये गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में इसको
क्या बोलते हैं हम, अमूल जो है, ये श्वेत क्रांति में क्या था, श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भर दुग्ध उत्पादक केंद्र था। मतलब अमूल की स्थापना जो हुई थी वो इसी श्वेत क्रांति के समय हुई थी, और इसी वजह से ये क्या बन गए, आत्मनिर्भर दुग्ध उत्पादन केंद्र जो है ये बन गया। उसका एक उदाहरण है। और इसका क्या हुआ, श्वेत क्रांति से भारत दूध दुग्ध उत्पादन में क्या बन गया, शीर्ष देशों, जो हमारे कुछ प्रमुख देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पहले से ही क्या किया जा रहा है, दूध का उत्पादन किया जा रहा है, तो इस श्वेत क्रांति की वजह से भारत भी उन देशों के बराबर जो है, या उन शीर्ष देशों में शामिल हो गया जो क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या में दूध का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं जनक की। तो जो हमारी श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन रहेंगे, तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, और इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया ये भी इन्हीं का नाम है। चलिए बात करते हैं अगली क्रांति की, जो है हमारी पीली क्रांति। और ये जो पीली क्रांति है ये संबंध है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन बेसिकली क्या होता है, ऐसी चीज है जो हमारे ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, उनके उत्पादन से ये क्रांति संबंधित है। अच्छा, इसमें आएंगे कौन कौन से, जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं। तिल, सोयाबीन, ये कुछ प्रमुख तिलहन फसलें हैं। बात करते हैं अगर इसकी शुरुआत की, तो इसकी जो शुरुआत है इस क्रांति की 1986 से 87 के बीच में की गई थी। ठीक है, और बात करते हैं इसके जनक की, तो इस क्रांति के जो जनक है, इस क्रांति के जनक सैम पेट्रोदा है, सैम पेट्रोदा। ठीक है, ये इनका नाम है जिन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की थी। तो पीली क्रांति इसके उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन क्या होता है, ऑयल सीड, जितनी भी हमारी फसलें हैं, ऐसी फसलें जिनसे हम क्या निकालते हैं, तेल। शुरुआत कब हुई है, 1986 87। और बात करें अगर जनक की, तो इस क्रांति के जनक कौन है, सैम पेट्रोदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली क्रांति जो है ये है नीली क्रांति। ठीक है, इस नीली क्रांति का जो संबंध है ये मछली पालन से है, मछली पालन से।
और बात करें अगर इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 1985 से 90 के बीच में हुई है। ठीक है, चलिए। तो नीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? ये हमारे मछली पालन से। शुरुआत की बात करें तो 1985 से 90 में हुई है। और अगर इसके जनक की बात करें तो अरुण कृष्णन जो है ये नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत सरकार ने एक एजेंसी का भी डेवलपमेंट किया है। इस एजेंसी का नाम है फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। इस एजेंसी को किसने किया है? भारत सरकार ने, भारत सरकार द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? ताकि जो हमारे मछली पालन है इसको बढ़ावा मिल सके, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो एफसीडीआई जो है इसका इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत सरकार द्वारा। क्यों किया गया है? ताकि मछली पालन को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं। अगली है हमारी गुलाबी क्रांति। और ये जो क्रांति है ये दो चीजों से संबंधित है। तो एक तो है यह क्रांति, एक तो प्याज और एक जो झींगा मछली होती है, झींगा मछली। तो इस देखो मछली के लिए अभी हमने समझा कि जो नीली क्रांति है वो मछली से संबंधित है, लेकिन पर्टिकुलर अगर झींगा मछली की बात करें तो इसके उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति। तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है ये क्रांति। ठीक है, और बात करें अगर इसके जनक की, तो इस क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? इस क्रांति के हमारे जनक दुर्गेश पटेल। इस क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल है, ये लिख लीजिएगा। और साथ में भारत जो है, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक देश है। झींगा मछली निर्यातक देश है। मतलब इस मछली को निर्यात करने में भारत जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। पूरे कंट्री को झींगा मछली का जो निर्यात करता है वो भारत ही करता है। ठीक, बस बात करें लाल क्रांति। तो जो लाल क्रांति है इसका संबंध एक तो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से है। और एक पॉइंट और है इसमें समझने लायक कि इसका इनके जो जनक है उनका नाम है विशाल
तो लाल क्रांति जो है ये टमाटर और मांस के उत्पादन से इनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, इसलिए ये क्रांति शुरू की गई। और बात करें अगर जनक की, तो इनके जनक है विशाल तिवारी। और एक और है जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्रांति, तो ये वो क्रांति, जैसे इंद्रधनुष में आपने देखा होगा सभी रंग होते हैं, ऐसे ही इंद्रधनुष क्रांति जो है, तो ये सभी क्रांतियों के विकास के लिए, सभी क्रांतियों के विकास के लिए शुरू की गई। मतलब क्रांतियों के विकास के लिए शुरू की गई एक और क्रांति जिसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें हमने आज की क्लास में समझा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।